शुरू करते हैं अपनी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। तो देखो यार, बात कुछ इस तरह की है साहब, बात कुछ इस तरह की आती है कि हम अपने दिनचर्या में, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डेली टाइम्स में, डेली यूज में हम लोग चीजों को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हम लोग मटेरियल्स का, बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी हम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्विसेज, ये मटेरियल्स हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट क्या आपको पता है ये जो सर्विसेज, ये जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं, वो किसी एक जगह पे नहीं मिलती है। ऑब्वियसली वो अलग अलग प्लेसेस पे मिलेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लाटो का एरिया है जहां पर आपको आयरन मिलेगा, बट अदर प्लेसेस में माइट भी आपको लद्दाख में आयरन ना मिले। तो कभी अगर आयरन की रिक्वायरमेंट लद्दाख के अंदर है तो आपको वो पर्टिकुलर आयरन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह में आने पे, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है सामान का एक जगह से दूसरे जगह, इसको हम लोग, यानी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग एक तरीके से लाइफ लाइन बोलते हैं नेशनल इकोनॉमी का। क्योंकि देश की इकोनॉमी जो बढ़ रही है बहुत ज्यादा, वो इस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ऑर्डर करना है, कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करनी है, तो मैं टेलीफोन का इस्तेमाल करूंगा, मैं कम्युनिकेशन का यूज करूंगा, मैं ईमेल का यूज करूंगा, राइट। तो अगर मैं ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाता तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाता, वो ट्रेड, वो बिजनेस पॉसिबल नहीं हो पाता, है कि नहीं। इसी वजह से मैं आपको बार बार, मैंने थ्रू आउट द ईयर आपसे ये बोला है बेटा कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दो ऐसी चीज हैं जिसको डेवलप कर लिया गया तो देश में बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जम्मू और कश्मीर का। जम्मू कश्मीर अगर एक जो यूनियन टेरिटरी है, अब वहां पर जाने की कितने अच्छे रास्ते हैं, बहुत अच्छे रास्ते नहीं है, है ना। रोडवेज की बात भी करेंगे, रोड्स के थ्रू बात भी करेंगे, तो पहले तो बहुत ही घटिया टाइप की सड़कें थी, फिर कुछ हाईवे सामने आए। जम्मू से श्रीनगर जाने में 9 घंटे का समय लगता है, जबकि इट इज ओनली 300 किलोमीटर ऑन दी हिल्स, ठीक है। फिर आपको देखा धीमे धीमे वहां पर सड़कें बनने लगी। सर्दियों में तो वो एकदम कट ऑफ हो जाता था क्योंकि बर्फ पड़ जाती थी, लेकिन अब अटल टनल बन गया है। अटल टनल बनने की वजह से ईयर दी राउंड कनेक्टिविटी पॉसिबल होती है जम्मू और कश्मीर में। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में कनेक्टिविटी अब 12 महीना बनने लगी। उससे होता यह है कि जब कनेक्टिविटी बनती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। एंड व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इट इज नॉट ओनली द पीपल हु मूव, इट इज देयर आइडियाज, इट इज देयर कल्चर, इट इज देयर थॉट्स, इट इज देयर बिलीफ, इट इज देयर कस्टम, इट इज देयर पॉलिटिकल सिनेरियो, इट इज देयर इकोनॉमिक थिंग्स, वो सब चीजें उनके साथ मूव करती हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें नक्सलिज्म की बात करें तो नक्सलिज्म, अगर आप छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के एरिया की बात करिए तो वहां पर क्या है, क्यों वहां पर इतना प्रॉब्लमेटिक है, क्यों नक्सलिज्म है। एक बात तो ये कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। जैसे ही सरकार वहां पर रोडें बनाती है, नक्सलाइट्स उसको उड़ा देते हैं। तो जब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक मैं आइडिया आपको दे रहा हूं कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर ले जाते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है कंट्री का डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। तो ये सारी जो मैंने चीजें बताई मटेरियल्स एंड सर्विसेज को डेली लाइफ की, वो आपके बेटा इफ यू सी, वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स में तो नहीं मिलती हैं, वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स में नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं बाजू में पड़ोस क्या मिल जाएगी, ले आओ भैया, गुड्डू के बगल गुड्डू की दुकान है वहां पर, वहां से ले आओ। तो इमीडिएट सराउंडिंग्स में तो आपको नहीं मिलने वाली। अगर मिल भी रही होगी तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस यू नीड ट्रांसपोर्टेशन। आपको उस सामान को दूर की जगह से पास, दूर की जगह से लाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज समथिंग जो आपकी नेशनल इकोनॉमी, मैं शॉर्ट में इसको एनई लिखूंगा अब, जो आपकी नेशनल इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर देता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। सर व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ऑल राइट। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये ऑब्वियसली अपने आप तो मूव करता नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ऐसा तो है नहीं कहीं से अपने आप रिक्वायरमेंट है तो मूव कर जाएगा, उसको मूव कराना पड़ता है। और जब आप मूव कराते हो तो यू आर मूविंग इट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वो आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की मदद से मूवमेंट कर रहे होते हो। क्लियर बात है ये। तो भैया एक बात तो ये क्लियर हो गई कि
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, है ना। अपने आप तो मूवमेंट होगा नहीं, ये जो मटेरियल्स एंड सर्विसेज का है, इस सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तभी ये सेक्टर इतना फ्लुएंटली वर्क कर रहा है। इन जो लोगों को, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचना और उनको खरीदना, दीज पीपल आर रेफर्ड टू एज दी ट्रेडर्स। ठीक है ना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं लोग, यानी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं खाली, बट ट्रांसपोर्टेशन किसके बीच में होता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सेलर होगा और बीच में कहीं और दूसरी जगह कोई ना कोई बायर होगा, उनके बायर्स और सेलर्स के बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है, एक तरीके से इनको हम लोग ट्रेडर्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ट्रेडर्स, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, है ना, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी चीजों का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कितनी स्मूथली हो पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि देश का पेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं आप, ये ट्रांसपोर्टेशन जितना फास्ट होगा उतना ही तगड़ा डेवलपमेंट होगा। पेस ऑफ डेवलपमेंट किसी चीज का उतना ही तगड़ा होगा। पेस ऑफ डेवलपमेंट जो है किसी भी देश का, पेस ऑफ डेवलपमेंट वो उतना ही तगड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अगर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे पेस ऑफ डेवलपमेंट, पेस ऑफ डेवलपमेंट डिटरमाइन करने का तरीका क्या है कि भैया कि यार ये जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं इसको फास्ट कर दो। तो भैया अगर मान लो किसी देश में अगर हवाई जहाज की फैसिलिटी नहीं है, किसी देश में अगर ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है, तो सामान बहुत देरी में जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इंडिया में, मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया में पहली ट्रेन चली थी 1853 में। ठीक है ना। 1853 में पहली ट्रेन चलती है मुंबई से लेकर थाने। अब जब ये ट्रेन चलती है तो इससे पहले तो ये जो सर्विसेज थी, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता था, बहुत स्लो होता था। एक बार जब ये ट्रेन चल गई तो उसके बाद इमीडिएटली बहुत फास्टर मूवमेंट होने लगा। सिमिलरली आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, जम्मू एंड कश्मीर में क्या ट्रेन सर्विसेज ऐसा है क्या जैसे आपको नॉर्मल सिटीज में मिलती है, लाइक दिल्ली एटसेट्रा? नहीं सर, वैसा तो नहीं मिलता है। अरे जम्मू कश्मीर में बोलो श्रीनगर पहुंच जाओ, जम्मू पहुंच जाओ, तो बहुत कम ट्रेन है ना, बहुत कम ट्रेन है इन कंपैरिजन दिल्ली। तो बिकॉज वहां की कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर नहीं है अभी तक जम्मू कश्मीर की, इसलिए देखो क्या वो स्टेट, क्या वो यूनियन टेरिटरी जो अब हो चुका है, क्या वो यूनियन टेरिटरी उतना डेवलप है जितने आपका फॉर एग्जांपल दिल्ली है? नहीं। दिल्ली क्यों उतना डेवलप्ड है, या बाकी सिटीज आपको डेवलप्ड इतने क्यों दिखते हैं? इवन बहुत सारे गांव भी हैं जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। जब भी कनेक्टिविटी अच्छी होती है उसकी वजह से डेवलपमेंट उस जगह पे होता ही होता है। ठीक है ना। इस वजह से यहां कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे गो हैंड इन हैंड, एक साथ ये चलते हैं। मणिशंकर पांडे यहां पर मौजूद है, एमएसपी यहां मौजूद है। एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, लड़के का नाम है मणिशंकर पांडे। तो एमएसपी कह रहा है सर ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। बिल्कुल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मूव हैंड इन हैंड। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन, खाली ट्रांसपोर्टेशन से कुछ नहीं होगा। यहां से सामान लाद दिया ट्रक में, पता चला वहां बोला ही नहीं आपने, वहां कुछ बोला ही नहीं, सामान हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अरे कम्युनिकेट तो करोगे ना कि डाल दिया है सामान, भेज दिया, उतरवा लेना। समझ में आ रहा है ये बात? तो बेटा ये चीज आप ध्यान रखना। और एक बहुत ही एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर आपका हो गया, तो आपका देश का डेवलपमेंट जो है वो उतना ही तगड़ा यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। पांडे जी कह रहे हैं हम तो स्टार्टिंग से ही थे सर। तो फास्टर डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्री रिक्विजिट है? एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्री रिक्विजिट। तो क्या रिक्विजिट है? पेस ऑफ डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? क्या रिक्विजिट है? कि हमारे पास एक बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, एक बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। आई थिंक ये लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा कि पेस ऑफ डेवलपमेंट का एक प्री रिक्विजिट है, यानी एक प्रायर कंडीशन है वो ये कि आपके पास डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। आई होप आपको ये पॉइंट यहां क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। क्लियर है? बेसिक क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब बेसिकली जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के अंदर, उस पर सीधे बात करते हैं। चलिए
स्टार्ट करते हैं। प्लीज बेटा लिखिए ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज राइट ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, इन सब का फ्लो चार्ट जल्दी जल्दी मेरे साथ बना लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे बेटा तो पहले आएगा रोडवेज, पहले आएगा रोडवेज, ठीक है ना, रोडवेज। रोडवेज के बाद लिख लीजिए, सॉरी रोडवेज लिखिए, हाँ पहले लिख लीजिए रोडवेज, फिर लिखिए वाटरवेज, फिर लिखिए वाटरवेज। अच्छा रोडवेज की जगह आप लिख लो लैंडवेज, ताकि वाटर हो गया ना तो वाटर में आप याद कर लेना लैंड से, लैंडवेज। यानी कुछ रास्ते ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो जमीन के थ्रू होते हैं, कुछ होते हैं जो पानी के थ्रू होते हैं, और कुछ होंगे जो हवा के थ्रू होंगे, एयरवेज। ठीक है, तो ये तीन हो गए अपने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके। अब मैं आपको लैंडवेज से बात करूंगा तो लैंडवेज के अंदर ही बेटा तीन तरीके मिलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला आपको मिलेगा रोडवेज, बढ़िया, बस से जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, चुक 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 करके, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेन से जाएंगे तो मतलब हो गया रेलवेज, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइंस, ठीक है, पाइपलाइन। ये हो गए तीन जो तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के लैंड के। अब ध्यान रखना, यहां जो ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं कर रहा हूं वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो सर्विसेज हो, कुछ भी हो, वो तीन तरीके से यहां पर हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, प्लीज रिफर, प्लीज कम टू वाटरवेज। वाटरवेज में आप आएंगे तो दो तरीके फिर से यहां मिलेंगे बेटा। पहला तरीका लिखिए आप, फर्स्ट लिखिए, एक होगा इनलैंड वाटरवेज, यानी आप देश के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज। जैसे आपके इसमें आ जाएंगे वाटरवेज 1, वाटरवेज 2 एटसेट्रा। और दूसरा आता है इनलैंड वाटरवेज के बाद ओवरसीज, यानी आप बढ़िया बैठ के चले गए, कहां से, आप मुंबई गोवा से बैठ के चले गए मालदीव्स पहुंच गए, तो आप कैसे जाओगे, ओवरसीज ट्रैवल करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एयरवेज की बात करेंगे तो एयरवेज यहां पर अगेन दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है बेटा डोमेस्टिक, एक होता है डोमेस्टिक यानी हवाई जहाज देश के अंदर उड़ रहा है, दूसरा होता है इंटरनेशनल, ठीक है। अभी इसमें बात करेंगे हम एयरवेज की, डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे, या तो वो पब्लिक होगा यानी वो गवर्नमेंट का फ्लाइट होगा, गवर्नमेंट का इंटरनेशनल प्लेन होगा, या फिर वो प्राइवेट फ्लाइट्स होंगी, ठीक है। दो प्रकार का यहां पर फ्लाइट्स आपको देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये आप जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपको क्लासिफिकेशन इसका आना चाहिए। अब आते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रोडवेज का इंपॉर्टेंस क्या है। शुरुआत कर रहे हैं बेटा लैंडवेज से हम लोग। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। बना लीजिए मेरे साथ जल्दी जल्दी फ्लो चार्ट, बना लीजिए जल्दी से फ्लो चार्ट। चलिए चलिए देखिए, आइए पहला यहां पर एग्जाम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा रोडवेज का लेस होता है। लिखिए पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नॉट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो रोडवेज होती है वो हमेशा कम होती है। कॉस्ट ऑफ रोडवेज, कॉस्ट ऑफ रोडवेज क्या होती है, हमेशा ये लेस होती है। आपने देखा होगा कि बस को किराया बहुत कम होता है ना। जहां पर आपको कोई ट्रेन अगर आपको पहुंचा रही है ज्यादा पैसे में, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए में, तो शायद बस आपको वो चीज 500 रुपए या 600 रुपए में कर देगी काम, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, कॉस्ट ऑफ रोडवेज लेस होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि रोड जो है वो किसी भी टोपोग्राफी में चल लेती हैं। प्लीज पॉइंट नंबर 2, रोड्स कैन ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स मतलब बेटा वो कहीं भी, ट्रांसफर्स इन एनी टोपोग्राफी, किसी भी तरह की जमीन है, टोपोग्राफी मतलब होता है लैंड फॉर्म्स, किसी भी तरह का जमीन है, ठीक है, पहाड़ है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, हिल्स है, कहीं भी आपको क्या दिखेगी, आपको रोड दिख जाएगी। ऐसा तो नहीं कहीं रोड नहीं बन सकती, हर जगह रोड पहुंच जाती है, पर क्या रेलवेज हर जगह पहुंच पाती है, नहीं। आपको क्या रेलवेज दिखता है हिमालय में, नहीं, पर हिमालय में ऊपर तक एकदम रोडें बनी हुई हैं, राइट। तो दूसरा एडवांटेज हो गया रोडवेज का कि वो किसी भी उसमें चली जा सकती है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर सी लिख लीजिए, पॉइंट नंबर सी से कि आपको हिली एरियाज में भी रोड्स मिलेंगी, हिली एरियाज में भी आपको रोड्स का
रोड्स जो है वो फॉर्म होता है, मिलेंगी, मतलब यहां पर आपको रोड्स मिल जाएंगी हिमालयाज में। और इसके बाद अगर आप कभी कोई सामान मंगा रहे हैं अपनी मैडम के लिए, तो आप उनको डोर टू डोर सर्विस करवा देंगे, है कि नहीं? डोर टू डोर सर्विस हो जाती है, एकदम घर तक आपको पिज्जा हट लेके आता है पिज्जा अपना, है ना? तो डोर टू डोर सर्विस। अब क्या ट्रेन में पॉसिबल है कि आपके सामने राजधानी खड़ी हो जाए, घर के सामने आके लवैया खड़ी हो गई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली गाड़ी फला जी के घर के सामने खड़ी हो गई? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना? तो डोर टू डोर सर्विस जहां पर रोडवेज से पॉसिबल है, रोडवेज से पॉसिबल है। क्लियर हो गया ना बात ये? इसके बाद 5वां पॉइंट यहां पर लिखिए कि ये एक फीडर सर्विस की तरह काम करता है। क्या काम करता है? फीडर सर्विस। सर ये कौन सी सर्विस हो गई? लिख लीजिए जरा, पॉइंट नंबर ई, दैट इज फीडर सर्विस में बेटा क्या होता है कि अगर आपने कभी मेट्रो सिटीज में होगे, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक मेट्रो चल रही है इधर, ठीक है, और दूसरी मेट्रो कहीं यहां से आ रही है, अब दोनों मेट्रो बीच में कनेक्टेड नहीं है मान लो, तो कभी कभी क्या होता है कि इस मेट्रो से उतार के लोग वहां कहा जाता है कि आप यहां उतर सकते हैं, नीचे आपको बसेस मिलेंगी, वो बस आपको दूसरी मेट्रो लाइन तक ले जाएगी। तो ये क्या होता है कि दोनों मेट्रोस की कनेक्टिविटी को फीड करना, इसलिए उसको फीडर सर्विस कहते हैं। जनरली आपको एयरपोर्ट पे भी मिलेगा ये कि मान लीजिए आपको किसी टर्मिनल 1 से लेकर दूसरे टर्मिनल पे जाना है, तो आपको दोनों टर्मिनल के बीच के लिए एक फीडर बस मिल जाती है जो इसको कनेक्ट कर रही होती है। सिमिलरली आप जैसे देखोगे एक शहर के अंदर अगर 3-4 रेलवे स्टेशन हैं, जैसे दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है ना, पटेल नगर है, हजरत निजामुद्दीन है, कई सारे हैं, आनंद विहार है, तो अगर इन सबको कनेक्ट करना है, लोग कैसे जाएंगे यहां से वहां? उसके लिए फीडर बस सर्विसेज भी चलती हैं। आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। हालांकि कॉस्ट ऑफ रोडवेज बनाने का यहां की बात है, जो कॉस्ट ऑफ रोड्स बनाने की बात है वो हमेशा लेस है। और यहां पर लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो रोडवेज होती हैं वो क्या है? इकोनॉमिकल होती हैं। ये जो रोड हैं वो क्या है? इकोनॉमिकल होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज क्या है कि कॉस्ट ऑफ रोड्स हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू पटरियां। कॉस्ट ऑफ रोड्स इज लेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये बेटा आपके एग्जाम में आता है, ये आपके एग्जाम में आता है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाइए, यहां तक क्लियर हो गया। आप कम टू नेक्स्ट, आगे आते हैं, रोड्स की कैटेगरी की बात करते हैं। तो आपको बेटा यहां मिलेगा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अब यहां समझिए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या होता है और सारे यहां पर एक एक करके समझते रहिएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए ऑब्जेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है? जो आपके 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। एक हो गया दिल्ली, एक हो गया मुंबई, एक हो गया चेन्नई, एक हो गया कोलकाता। तो ये जो 4 सिटीज को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज कहते हैं। इनको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज कहते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया। ध्यान रखना, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का क्या है यहां पर ऑब्जेक्टिव? टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस कम कर देना। इस पर्टिकुलर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट को NHAI दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसको इंप्लीमेंट करता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये आप यहां सामने देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब नेशनल हाईवेज की। तो ये तो हो गया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। अब हम अगर बात करें नेशनल हाईवेज की, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करते हैं। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये देश की प्राइमरी रोड सिस्टम है। ठीक है, ये देश की प्राइमरी रोड सिस्टम कहा जाता है। और इनको CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको क्या करता है? उसको क्या करता है? इसको यहां पर मेंटेन करता है। चलो ठीक है, अब ये जो आपको पता होगा शेरशाह सूरी मार्ग है, वेरी फेमस। इसको ये हम लोग का NH1 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? NH1 दैट इज नेशनल हाईवे 1, NH1। और ये हमारा दिल्ली और अमृतसर के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया? ठीक है, देखो जो जो बता रहे हैं उतना उतना याद कर लो, काफी है। अगर कभी आपके एग्जाम में आ गया कि भैया राइट अ नोट ऑन दी नेशनल हाईवेज, तो भैया आपने अगर ये 3 पॉइंट लिख दिए, बेटा पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट लिखना कि नेशनल हाईवेज जो है वो कंट्रीज के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो हमारा प्राइमरी रोड सिस्टम है, जिसको CPWD दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यहां पर क्या कर रहे हैं? उसको मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शेरशाह सूरी मार्ग जो हमारा NH1 है, वो बेसिकली क्या है? वो हमारा दिल्ली अमृतसर नेशनल मार्ग है। ठीक है ना,
क्लियर है? चलिए आगे आइए, अब बात करें स्टेट हाईवेज की। तो ये क्या करते हैं स्टेट हाईवेज? नेशनल हाईवेज क्या कर रहे हैं? कंट्रीज के इंपॉर्टेंट लिंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। बट हम यहां पर बात करेंगे स्टेट हाईवेज की, तो वो स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना? तो आप स्टेट के अंदर आ गए, अब स्टेट्स में क्या मिलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, है ना? डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेस, डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक राज्य बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बनाता है। तो जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो राज्य के अलग अलग जिलों को कनेक्ट करते हैं, वो राज्य के अलग अलग जिलों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तो स्टेट कैपिटल को कनेक्ट कर रहे हैं विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट हाईवेज, ठीक है ना? अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो स्टेट हाईवेज है इनको एसपीडब्ल्यूडी, दैट इज स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवेज को सेंट्रल पीडब्ल्यूडी और इसको स्टेट पीडब्ल्यूडी यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना? इन दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखना ये बात भी कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही यहां पर बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? क्लियर हो गया? ध्यान रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो क्या करेंगे? वो कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जिले की अलग अलग जगहों से, ठीक है ना? अगर जिले का हेडक्वार्टर क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक जिला है, झांसी, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो झांसी जिले से उसके अगल बगल के एरियाज को जो रोड्स कनेक्ट करेंगी वो होती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जैसे आप जिस भी जिले में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रहते हो, ठीक है, तो उस पर अगर मान लो कोई रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई रह रहा है जालौन में, ठीक है, उरई के पास, तो जो रोड्स उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करती हैं उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अदर रोड्स की बात करेंगे, इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करता है अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, वो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इनको कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। बेटा खाली पॉइंट पॉइंट लिख लेना, ठीक है? अब एक बात यहां पर शायद मैं मिस कर गया, बच्चा यहां कह भी रहा है सर ये है ना, यहां पर देखो यहां पर कॉरिडोर्स होते हैं, उसको ध्यान रखना। देखो मैं आपको बना के बता देता हूं, ये जो है यहां से यहां तक लाइन चलती है बेटा, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, ये जो यहां पर रोड जा रही है, दिस इज नथिंग बट दी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखो इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, ये हमारा ईस्ट वेस्ट। एक है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमारा शुरू होता है कहां से? फ्रॉम श्रीनगर से लेकर वो जाता है कहां तक? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, ठीक है? अगर हम बात करेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शुरू होता है ईस्ट में सिलचर से और वो जाता है पोरबंदर तक, ठीक है ना? वो जाता है पोरबंदर तक। ध्यान रखना ये जो रोड्स हैं ये जहां पर कनेक्ट होती हैं, दैट प्लेस इज बेसिकली कॉल्ड एज झांसी। मतलब दिस ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये जहां क्रॉस होता है वो जगह है झांसी। ऑलरेडी वैसे आपके एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताया है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भूल गया था इसको मैं भी कवर कराना। अब आते हैं अदर रोड्स पे। अदर रोड्स में क्या क्या आता है? जो रूरल रोड्स होती हैं, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, ठीक है? रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, यानी वो सड़कें जो ग्रामीण इलाकों को टाउन्स से कनेक्ट करे, ठीक है, टाउन्स से कनेक्ट करें, उनको हम लोग अदर रोड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो पहले तो ये अंडरलाइन कर लो कि कौन सी चीजों को यहां पर बोला जाता है। प्लीज सी, रूरल रोड्स क्या लिंक करती हैं? रूरल एरियाज को विद दी विलेजेस, रूरल एरियाज को विद दी विलेजेस ये कनेक्ट करती हैं और इनको हम लोग इस अदर रोड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये रोड जो है इनको स्पेशल इंपिटस यानी स्पेशल इनको रेफरेंस दिया जाता है या स्पेशल प्लेस दी जाती है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब ये सड़क योजना क्या है? देखो इस सड़क योजना के हिसाब से क्या होता है कि सड़कें बनाई जा रही हैं थ्रू आउट दी इंडिया। एक बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत सरकार गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम कर रही है और वो स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है, ठीक है ना? वो उसको ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। क्लियर? अब इस स्कीम के तहत स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं सो दैट एवरी विलेज यानी हर गांव इन दी कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन। तो ध्यान रखना इस स्कीम के तहत एक गांव को मेजर टाउन से कनेक्ट करने वाली रोडों को हम लोग अदर कैटेगरीज में यहां पर डाल देते हैं। क्लियर हो गया? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं बेटा बॉर्डर रोड्स की। चलिए अब बॉर्डर रोड्स की बात करें तो बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है?
बॉर्डर रोड बेसिकली बनाई जाती है बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है, प्लीज मेंशन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर रोड्स यानी वो रोड्स जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में है, वो रोड्स जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में है। तो बॉर्डर स्टेट्स इंडिया की है तो उसमें वहां पर सड़कें कौन बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रो। क्या बोलते हैं, ये ब्रो। तो ये ब्रो वो वाला ब्रो नहीं है ब्रो जो तुम समझते हो ब्रो, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रो है ब्रो। क्लियर ब्रो। तो ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री की बॉर्डर स्टेट्स में, कंट्री का जो बॉर्डर स्टेट्स है यानी वो स्टेट्स हैं जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें जाके ये लोग सड़कें बनाते हैं। क्योंकि एक अलग तरीके से सड़कें बनानी पड़ती है इनको, है ना। वहां की सड़कों की क्वालिटी ऐसे नहीं कि यहाँ बनाया सुबह रात में बनाया सुबह तक बह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, दिस पर्टिकुलरली इज वर्किंग इन 19 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ये यूनियन टेरिटरीज प्लस 19 स्टेट्स में काम कर रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग सड़कें बनाते हैं या ब्रिजेस बनाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अपने प्रोजेक्ट का अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जैसे कि अरुणांक प्रोजेक्ट है। अब अरुणांक प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है, देखो अरुणांक, अरुणांक ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणा से आया है, ठीक है ना। तो अरुणांक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चलाता है अरुणाचल प्रदेश में सड़क बनाने के लिए, और अरुणाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा हिमांक। क्या मिलेगा, हिमांक। ये कहां से आता है, ये आता है HIMA, हिमा यानी हिमाचल से आता है, यानी इसका नाम हिमाचल से पड़ा है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहां पर ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। क्लियर है, क्लियर हो गया। एक बच्चा लिख रहा है भारत माता प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट, बिल्कुल। बट भारत माला प्रोजेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, भारत माला प्रोजेक्ट आपके सारे जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं उन सबको कनेक्ट करना। देखो दोनों में फर्क है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो आपकी बॉर्डर स्टेट्स में जाके सड़कें बनाए, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। लेकिन भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सारी बॉर्डर स्टेट्स की सड़कों को कनेक्ट कर लेना, ये भारत माला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। प्लीज सी दिस, अगर आप इस पर्टिकुलर उसको देख पा रहे हो तो यहां पर बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो आप देख सकते हैं। ये है आपका मेन, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पहुंच गया आपका कन्याकुमारी, और ये आपका जा रहा है पोरबंदर से, कुछ ऐसे चलता है, ये कुछ ऐसे चल रहा होता है सिलचर तक। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली झांसी, दिस पॉइंट इज बेसिकली झांसी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब देखो, देखो अब हम बात करें, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रख लो। सिर्फ आपको ऐसे याद रखने में काम आएगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ध्यान रखना, विश्व की, इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची हाईएस्ट टनल कौन सी है, वो है अटल टनल, ठीक है ना। वो है आपकी अटल टनल। लगभग 9 किलोमीटर की टनल आपको कहां मिलेगी, पीर पंजाल रेंज में मिलेगी, और ये लाहौल स्पीति के एरिया को मनाली से कनेक्ट करती है ना। कभी आप घूमने जाओ तो आपको ये बहुत फेमस पॉइंट मिलेगा, कभी आप जाओगे रोहतांग वगैरह तो वहां पर आपको मिलेगा, जब आप मनाली से ऊपर जाओगे ना तो मनाली से इफ यू टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट तो आपकी वो सड़क जो है ना, वो अभी तक क्या होता था, जैसे बताता हूं कैसी, मैं रास्ता बताता हूं कैसा है। देखो जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मनाली है, यहां पर आपको जाना है लाहौल स्पीति, तो ऐसे रास्ता क्या सीधे है, ठीक है। और यह आपका दर्रा मिलेगा, कौन सा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा मिलेगा। तो अभी आप जाओगे तो ऐसे ऐसे ही सड़कें, ऐसे ऐसे zigzag आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि मनाली से जब आप निकलते हो, मनाली से आप निकले तो इस सड़क को ना पकड़ के आप ऐसे निकल जाते हो और यहां जाओगे, तो अब ये जो कनेक्टिविटी है यहां पर आपको मिल जाएगी अटल टनल, जो इसको कनेक्ट कर देती है रेस्ट ऑफ द एरियाज से, ठीक है ना। तो अब आपको इस रोहतांग दर्रे से निकलने की जरूरत नहीं है। तो अटल टनल बेसिकली क्या है, 9.5 किलोमीटर की टनल मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है, और थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर टनल की वजह से बन पाती है। पीर पंजाल, हिमालय की पीर पंजाल रेंज में आपको ये टनल मिलने वाली है, और
3000 मीटर की एल्टीट्यूड पे आपको ये टनल मिलेगी। ये बात क्लियर हो गया? ओके ब्रो, ओके ब्रो। बलबीर सिंह कह रहा है कोई मेरे से भी बात कर लो। बेटा तुमसे लोग बात करेंगे एग्जाम के बाद, और तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में कोई मुझसे बात ना करो। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। क्लियर है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है अनुष्का व्हाट्सएप पे आ जाओ, यहां दिक्कत हो रही है। ये कह रहा है एमएसपी कह रहा है हमारे बुक में है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और कहीं बॉक्स बॉक्स में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बॉक्स बॉक्स में मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। चलो आ जाओ, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स की बात करते हैं। अब ये सड़कें क्या है सर, कौन सी टाइप की सड़कें बना रहे हो आप? ये मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, भाई साहब कुछ नहीं है इसमें। क्या होता है, मेटल्ड सड़कें होती है सीमेंट की, ठीक है ना। आप बढ़िया सीमेंट मिला दोगे, बालू गिट्टी मिला के बढ़िया एकदम तगड़ी रोड बना दी, कुछ भी कर लो टूटी नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सीमेंटेड रोड। तो एक चीज याद कर लो कि व्हाट इज यहां मेटल रोड। एक पॉइंट लिख लो मेटल रोड के लिए कि ये सीमेंटेड रोड कही जाती हैं। ये क्या है, ये सीमेंटेड रोड होती है, ठीक है। और दूसरी तरह अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अनमेटल्ड रोड, तो उसके लिए लिख दो कच्ची रोड है। क्या है, कच्ची रोड, ठीक है ना। कच्ची रोड जो होती हैं उसको हम बोलेंगे अनमेटल्ड रोड। और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, ये रोडें जल्दी टूट जाएंगी क्योंकि बहुत घटिया क्वालिटी से बनाई जाती है। अनमेटल्ड है, सरिया का इस्तेमाल नहीं होता है, खाली डाबर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और वो जो ब्लैक कलर का डामर होता है ना, वो खत्म हो जाता है, उड़ जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए ये सड़कें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम लोग रेलवेज के ऊपर। ये आपका कंप्लीट हो गया रोडवेज। रोडवेज के बाद बेटा हम लोग आते हैं रेलवेज। अब रेलवेज क्या है, ये हमारा एक और तरीका है, किसका, ये एक और तरीका है हमारा लैंडवेज का। अब रेलवेज की बात करेंगे तो भैया क्या होता है, रेलवेज की बात करें तो क्या होता है, रेलवेज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये। इट्स अ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट्स और पैसेंजर्स का। यानी अगर आपको पैसेंजर को इधर से उधर ले जाना है तो आप रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेट्स यानी गुड्स, फ्रेट्स मतलब गुड्स, तो गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स जो है वो आप इजीली रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। रेलवेज में भी आपको ट्रेन में वो कोचेस मिलते हैं तो वो आप इससे ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस पैसेंजर तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन रेलवेज के थ्रू बहुत सारे ऐसे मल्टीफेरस काम हो पाते हैं। मल्टीफेरस काम का मतलब ये है आप रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए, भैया कहीं जाना है ना, मिस्टर मल्होत्रा कमिंग फ्रॉम मुंबई फॉर द बिजनेस पर्पस, राइट। फिर साइट सीइंग के लिए आप जा सकते हो ट्रेनों से। बहुत सारी ऐसी सरकार ट्रेनें चलाती है जो सिर्फ दार्शनिक या जो सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके रुकती है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। पिलग्रिमेज वाली ट्रेनें चलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए होती हैं, ऐसी ट्रेनें भी सरकार चला रही होती है, ठीक है ना। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या है, फिर उसके बाद देखो अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए आप उसका रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हो। रेलवेज हैव बीन एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको समझा देता हूं कि रेलवेज इंटीग्रेटिंग फोर्स किस तरह से होता है। देखो बेटा मैंने कई बार एग्जांपल आपको दिया है कि देखो 1853 में आपने देखा कि पहली ट्रेन चलती है इंडिया में फ्रॉम मुंबई से लेकर थाने, फ्रॉम मुंबई से लेकर थाने, ये आपकी पहली ट्रेन चलती है, ठीक है। और फिर उसके बाद विद इन 4 इयर्स आपको देखने को मिला कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहां पर पूरी हो जाती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी हो जाती है। तो यार ये 4 साल के अंदर कैसे हो गया, क्योंकि रेलवेज एक बहुत ही इंटीग्रेटिंग फोर्स था। 1853 में यहां पर ट्रेन चली तो क्या हुआ, जब ट्रेन चली तो लोग मूव किए, खाली लोग मूव नहीं किए, फिर लोगों के साथ उनके आइडियाज मूव किए, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थ्योरीज, उनके बिलीफ्स, ये सब चीजें मूव करती हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 1857 आते आते इस रेलवेज का बहुत तगड़ा इस्तेमाल हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्पीड से जाने लग गए, ठीक है। जब लोग गए तो दूसरी जगह लोग जाने पूछा, आदमी ऐसे गाल पे हाथ लगाए खड़ा हुआ था, ऐसे गाल पे हाथ लगाया हुआ था, ठीक है। अब उससे पूछा भैया तुम गाल पे हाथ क्यों लगाए हो, उसने कहा कि यार अंग्रेजों ने मारा है हमको। तो बोले यार तुमको मारा है, उसने कहा हाँ। तो उसने पूछा तुम क्यों हाथ लगाए हो, उसने कहा हमको भी मारा है, हमको भी मारा है। तो क्या हुआ कि जब 1857 आया तब तक आप देखोगे कि पहले 1757 ब्रिटिश ने बंगाल को पीटा, बंगाल को पीटने के बाद
बंगाल पीटा तो मराठा खुश हो गया, फिर मराठाओं को पीटा एंग्लो मराठा वॉर्स में, मराठा को पीटा मैसूर खुश हो गया, फिर मैसूर को पीट दिया अंग्रेजों ने, मैसूर पीटा हैदराबाद खुश हो गया, फिर हैदराबाद को पीटा, हैदराबाद पीटा कश्मीर खुश हो गया, कश्मीर को मारा, कश्मीर मारा तो पंजाबीज वेर हैप्पी, जब पंजाबीज वेर बीटेन तो लखनऊ को मारा, लखनऊ खुश हो गया, अवध वॉज हैप्पी, फिर अवध को मारा तो उसके बाद जूनागढ़ वॉज हैप्पी। जब सबको मारा अंग्रेजों ने तो 1857 में सब लोग गाल पे हाथ लगे खड़े हुए थे। बोला क्या हुआ, कह रहे भैया मारते बहुत है, ऐसा ऐसा मारते हैं कि दर्द बहुत होता है। तब लोगों को समझ में आया कि भैया अंग्रेज सबको मार रहे हैं, इसलिए लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं, इसलिए लोग यूनाइट हो जाते हैं। और यही इंपॉर्टेंस है देखो बेटा रोडवेज का, राइट। मैं जो आपको बार बार हिस्ट्री में ये एग्जाम्पल देता था उसका यूज, उसका कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी से निकला हुआ है कि वो देखो रेलवेज एक इंटीग्रेटिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। लोग जो है वो अपने आप को बाइंड करने लगे कि यार ये अंग्रेज सबको मार रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि भाई एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हम लोग एक साथ करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो हम आसानी से लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आपको समझ में आएगा कि ये एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है, ये एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है रेलवेज। क्लियर है, मैंने आपको हमेशा ये एग्जाम्पल दिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और शायद आज ये आप आखिरी बार मुझसे एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं और जिंदगी भर याद रखोगे इस एग्जाम्पल को, है ना, कि रेलवेज का यूज आपको क्लियर हो गया होगा, रेलवेज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं रेलवेज के बाद। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवेज का, वो हमारे देश में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी रेलवेज कहां कहां फैली हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हिंदी में आसान शब्दों में बोलेंगे कि वो रेलवेज कहां कहां फैली हुई है। ठीक है ना, ये देखो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। आपको ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में बराबर से रेलवे कनेक्टिविटी है, कहीं रेलवे कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी हल्की है। ठीक है ना, तो भैया आपको किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, पहला है फिजियोग्राफिक फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड किया जाता है। यानी देखो अगर आपसे बोले डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताइए, डीपी बताइए, तो डीपी बेटा डिस्प्ले पे तीन है। पहला भाई वहां की जमीन कैसी है, यानी वहां पर फिजियोग्राफी कैसी है, वहां फिजियोग्राफी कैसी है ये बताओ पहले। ठीक है जी, फिजियोग्राफी। फिर उसके बाद अगर वहां हम रेलवेज बिछाते हैं तो उस जगह उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होने वाला है ये बताइए। फिर उसके बाद रेलवेज ऐसी जगह लगाई जाती है जहां पर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आसान हो। अब मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ए है। अब तुमने डिस्ट्रिक्ट ए में रेलवेज का रेलवे स्टेशन नहीं खोला, तुमने डिस्ट्रिक्ट ए के पास में गांव में रेलवे स्टेशन खोल दिया, कोई फायदा हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा हुआ नहीं हुआ। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी देख के यहां पर क्या करते हो, आप रेलवेज का ले डाउन करते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं जिसपे रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। इकोनॉमिक मतलब वहां फायदा होगा कि नहीं होगा, आपने स्टेशन खोल दिया, ये एक बड़ा शहर था, आपने इसके 100 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन खोल दिया, इतना दूर कौन जाएगा बताओ, है कि नहीं। क्लियर हो रहा है ये बात। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, अब यहां जो हमको याद रखना है वो ये, प्लीज सी कहां कहां पर किस किस तरह से ये पैटर्न है। चलिए चलिए देखिए, तीन जगह पे, पहला लिखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, पहला लिखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। दूसरा रेलवेज कहां मिल रहा है आपको, हिली एरियाज या फिर हम कह सकते हैं प्लेटू वाला एरिया, कहां बोलेंगे, पेनिनसुलर रीजन। पहला नॉर्दर्न प्लेन्स, दूसरा पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन है कि नहीं। और तीसरा आप कहां मिलेगा, तीसरा कहां लिखना है, हिमालयाज, तीसरा कहां लिखना है, हिमालयाज। अब आप बता दो मुझे खुद से कि कहां पर सबसे ज्यादा आपको रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी, बताइए, आंसर दिस, बताइए। यस प्लीज आंसर करिए इसको, जल्दी आंसर कर दो। हाँ जी, एनपी, वेरी गुड। नॉर्दर्न प्लेस में आपको ज्यादा रेलवेज क्यों मिलेंगी बेटा, क्योंकि साफ साफ सर इसका रीजन है
एक तो आपको बहुत ज्यादा वास्ट प्लेन्स मिलने वाले हैं, वास्ट प्लेन्स मतलब फ्लैट जमीनें मिलने वाली हैं, ये एक रीजन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा सर आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, यानी आपको आबादी बहुत मिल जाएगी, लोग जो है वो ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया है, दैट इज द रीजन आपको इस जगह पर रेलवे मिलने वाली हैं। सर उसके अलावा और क्या रीजन है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नॉर्दर्न प्लेस में बहुत हैवी आपको रोड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद कमिंग ऑन टू पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन में कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ये बच्चा कह रहा है सर कौन से टॉपिक से है चलो अब देखो, पेनिनसुलर रीजन में नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी डेंस रेलवे कनेक्टिविटी, बहुत डेंस नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि मतलब डेंस की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कम है, डेंसिटी कम है ना। पेनिनसुलर रीजन में रेलवे ट्रैक जो है वो लो हिल्स, गैप्स और टनल से निकलते हैं, और यहां पर डेंसिटी को इक्वल मतलब ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली पेनिनसुलर रीजन है तो प्लेटो होगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, छोटे छोटे पहाड़े होंगे, तो उनके लिए यहां पर टनल बहुत बनाई जाती हैं, टनल्स। इफ यू हैपन टू गो गोवा बाय ट्रेन, तो लगभग गोवा जाने में कम से कम, अगर आप मुंबई से गोवा जाओगे तो यू विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली आपको 40-50 टनल्स मिलेंगी, क्योंकि मुंबई से जब गोवा जाया जाता है तो ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट्स के बीच बीच से निकल रही होती हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि पेनिनसुलर रीजन में इस तरह से आपको टनल्स और बहुत सारे गैप्स और बहुत सारे पासेस के थ्रू जो है वो ट्रेन जा रही होती है पेनिनसुलर रीजन के अंदर। उसके बाद हिमालयाज की बात करेंगे तो यहां पर आपको रेलवेज का एब्सेंस मिलेगा, रेलवेज इतनी ज्यादा नहीं मिलने वाली। क्यों सर, क्यों नहीं मिलने वाली, सीधी साफ बात है बेटा, क्योंकि यहां पर एक तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पुअर, जब लोग ही नहीं है तो जाएगा कौन, पॉपुलेशन डेंसिटी पुअर। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर रेलवेज होगा तो लोग जाएंगे भी, दोनों बातें हैं, इसलिए रिक्वायरमेंट और टाइम टाइम पर चीजें डेवलपमेंट की चली जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या है, ड्यू टू हाई टेरेन, ठीक है ना, हाई हिल्स, इन रीजंस की वजह से यहां पर रेलवेज बिछाना, रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, ले डाउन करना गेट्स डिफिकल्ट, ठीक है ना। इसलिए आप देखो कि अगर ट्रेन की कनेक्टिविटी देखोगे तो आपको पहले श्रीनगर जम्मू तक थी, लेकिन अब जम्मू के आगे भी आप देखोगे तो बारामुल्ला तक ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है ना। तो स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, टेरेन इज वेरी वेरी हाई, हिल्स बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी लो लिख लो या फिर स्पार्स पॉपुलेशन लिख लो, ये अंग्रेजी का शब्द है स्पार्स पॉपुलेशन, तो एक ही बात है। तो इस वजह से हिमालयाज में आपको जो सड़कें हैं वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं, सो रेलवे जो है वो नहीं मिलता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो रेलवे फेस करता है। बहुत छोटे मोटे, मतलब बहुत गया, कोई शीशा निकाले घर ले गया अपना, टिकट्स के बिना चलते हैं लोग, चेन पुलिंग फर्जी में कर देते हैं, 3-4 पॉइंट है उसको लिख लो। चलो देखो, प्लीज मेंशन दीज, चलो देखो मेंशन करो उसको। देखो, रेलवेज हैव बीन मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशनल इकोनॉमी, ऑब्वियसली पॉइंट है ये, एंड देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। हाउएवर रेलवे ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम है चलिए यहां पर मेंशन कर लेते हैं। आपसे खाली प्रॉब्लम पूछेगा, आप बहुत प्रॉब्लम बताते हो ना, दूसरे की प्रॉब्लम बताना सीखो। रेलवे की प्रॉब्लम बताओ लोगों को। अब चलो देखो रेलवे की प्रॉब्लम क्या क्या है साहब, रेलवे की प्रॉब्लम क्या क्या है देख लीजिए जरा। पहली प्रॉब्लम जो रेलवे यहां फेस करता है, अच्छा एक बात और है, यहां पर और भी चीजें हैं, अपन यहां पर क्या एक पॉइंट मिस कर गए हैं, उसको अपन लोग जो है पहले मेंशन कर लेते हैं। वी हैव मिस्ड अ पॉइंट बेटा, फिर उसका आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो अपन ने लिख लिया था, अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन्स और हिमालयाज, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स और भी हैं जो हम मिस कर गए थे। प्लीज लिखिए, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, भाई वहां पर भी तो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर सैंड है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सैंड है। अब कैसे सैंड है देखो,
डिफिकल्ट क्यों है रेलवे लाइंस? क्योंकि देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान में भाई साहब एकदम सैंडी एरिया है, सैंडी, वहां कहां पटरी बिछाओगे, कहां पटरी बिछाओगे? अरे गिरीश भाई समोसा ले आना, अब समोसा ओपी मत कर देना, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे बेटा, तो गुजरात में बहुत ज्यादा स्वैम्प्स हैं, दलदल वाले एरिया मिलेंगे आपको नियर गल्फ ऑफ कच्छ एंड खाम्बट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है, मध्य प्रदेश तो फॉरेस्ट थोड़ी काट दोगे, मध्य प्रदेश में आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड ट्रैक्स मिलेंगी, फॉरेस्टेड ट्रैक्स मिलेंगी देखने को, ठीक है। उसके अलावा कहां का क्या प्रॉब्लम होगी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसका सेम है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा रीजन सेम है, यहां पर रेलवेज की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वो कर दिया समोसा ओपी, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका इस साइड का, अब हम बात करें अगर कहां की, अब हम बात करते हैं साहिद्री की, यानी वेस्टर्न घाट्स, साहिद्री, साहिद्री में क्या है, साहिद्री बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट्स को, सो साहिद्री की बात करेंगे तो साहिद्री इज, ये आपको वेस्टर्न घाट से मिलेगा, और यहां पर भी रेलवेज की कनेक्टिविटी ले डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अरे बस करो समोसा ओपी भाई, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रेनें चलती हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वो आपको बहुत ज्यादा कैसे मिलेंगी, वो आपको गैप्स, वो आपको पासेस के थ्रू निकलते हुए मिलने वाली हैं, तो गैप्स एंड पासेस के थ्रू निकलेंगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। अब रिसेंट टाइम्स में कोंकण रेलवेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और कोंकण रेलवेज ही जो है अब वो इस साइद्री वाली जो प्रॉब्लम्स है गैप्स को पासेस के थ्रू निकलने के लिए, तो इसको हम लोग कोंकण रेलवेज बोलते हैं, कोंकण रेलवेज। और कोंकण रेलवेज अब इस पे काम कर रहा है किस तरीके से हम लोग जो है इन साहिद्री या वेस्टर्न घाट्स के एरिया से ट्रेनों को आसानी से निकाल सकते हैं। अरे सच में ले आया तू, सच में समोसे आ गए, मिरिंडा आई क्या, बच्चे मिरिंडा मांग रहे हैं, है वो ले आओ फिर। कोल्ड ड्रिंक वो कह रहा है कि वो कह रहा है कोका कोला है, समोसे तो ले आया, वो चटनी के साथ, चटनी भी आ गई, चलो दिखा देता हूं तुम लोगों को, देखो देखो ये चटनी है, ये देखो दिख रहा है, दिख रही है, ये है चटनी ओपी, ठीक है। थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो, और ये है समोसा ओपी, चलो बहुत बढ़िया। मैडम ने तो अपना खा लिया समोसा, बैठी हैं कह रही हैं कि खा लूंगी मैं, मुझे मतलब ही नहीं है आगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अकेले अकेले कहाँ खाएंगे यार, तुम लोगों को दिखा दिखा के खाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया अपना, अब आ जाओ चैलेंजेस टू रेलवे, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, बहुत बहुत बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चैलेंजेस बता दो। अब देखो पहला चैलेंज, अच्छा नहीं भी पता होगा ना किसी को रेलवे किन किन दिक्कतों से के थ्रू जाता है, तो उसको पता चल जाएगा कि रेलवे की दिक्कतें क्या क्या है। पहली दिक्कत है रेलवे की कि लोग विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, विदाउट टिकट ट्रैवलिंग होती है, विदाउट टिकट ट्रैवलिंग होती है। अब गिरीश को ये नहीं पता कि मिरिंडा है कि स्प्राइट है कि कोका कोला है, वो कह रहा सर ये कोका कोला है, देखो गिरीश ने इसको कोका कोला बोला, ये देखो ये गिरीश भैया ने हमारे कहा कि ये कोका कोला है, देख लो कह रहा कोका कोला, इसको कोका कोला बोलते हैं, और देखो ये भी दिखा देता हूं देखो, और गिरीश भाई कह रहे हैं सर ये मिरिंडा है, इसको मिरिंडा कहा जा रहा है। चलो भाई गिरीश भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए दूसरा है यहां पर थेफ्ट एंड डैमेज होता है, थेफ्ट कर लिया, पता पड़ा बाथरूम की टोटियां निकाल के ले गए, थेफ्ट कर लिया। उसके अलावा देखो क्या होता है, पता पड़ा इतनी तेजी से खिड़की बंद करी, खिड़की टूट गई, तो डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है ना। उसके अलावा थर्ड है, लोग जो है बेमतलब क्या करते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कुछ चेन ही खींच दिया। मम्मियां हैं, बच्चों के कान नहीं खींच पा रही तो चेन खींच दिया, ट्रेन रुक गई, पुलिस वाले आ गए, पकड़ के ले गए पापा को, मम्मी बढ़िया एकदम मौज कर रही है, उधर पापा की मौज हो गई। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं बेटा, ये चैलेंजेस हैं जो यहां पर होती हैं रेलवेज के साथ। अब बड़ा सवाल ये है आप लोगों के सामने कि किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेन को अपनी ऑन टाइम चला पाए। ट्रेनें बहुत लेट है भाई साहब, 24 घंटा ट्रेन लेट आ रही है एक बार, 24 घंटा। और एक तो भाई साहब 32 घंटा लेट आई, वो आनी थी सुबह 6 बजे, अगले दिन रात के 12 बजे आई। और जो उसमें ट्रेन आई ना, कोई भी आदमी नहीं था, हर आदमी रास्ते में उतर गया, वो पैदल भी घर आ गया होगा। जितना तो कोविड के टाइम पे पलायन नहीं हुआ ना, उससे आसानी से पलायन तो लोगों ने इस ट्रेन के डिले में कर दिया था। ठीक है जी, तो गिरीश भैया को ओपी कर दिया, यही है गिरीश भैया। ठीक है, चलो, तो हाउ कैन वी हेल्प अवर रेलवेज बेसिकली इन रनिंग एज पर दी शेड्यूल टाइम। तो रेलवेज को शेड्यूल टाइम पे करने के लिए भाई साहब बहुत बहुत मेहनत लगने वाली है, जो कि आप जो है समझ लीजिए, क्या ही बोलूं आपसे मैं। चलिए देखिए, अब यहां पर बात यह है कि इसको अगर हम समझना चाहें कि सर ये कैसे पॉसिबल है, चलो आपको बताता हूं। देखो, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम कहां आती है, ये प्रॉब्लम आ रही है इंडियंस में, इंडिया के रेलवेज में। क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर हमारे यहाँ जो अभी जो रेलवेज है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी वो सरकार की चलाई हुई है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज, इन कंट्रीज लाइक जापान, वहां पर ट्रेन जो है वो प्राइवेटली चलती, रन करी जाती है। और जापान में मैं आपको बताऊं, अगर जापान में बेटा अगर ट्रेन 0.1 सेकंड भी लेट हो जाती है तो वहां पर ड्राइवर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि आप लेट क्यों हुए, क्योंकि हर चीज कैलकुलेटिव है। अगर कोई एक जगह का डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर डिफाइंड है कि 100 किलोमीटर है, और अगर ड्राइवर को कह दिया गया है कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी है, इसका मतलब 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 1 आवर 1 सेकंड भी लग गया ना, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 सेकंड डिले क्यों हुआ। इतनी तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है जापान के अंदर। बट इंडिया में क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, पता चला ड्राइवर ने रोक दिया किसी क्रॉसिंग लाइन पे, और क्रॉसिंग लाइन पे रोक के गाड़ी खड़े हो गए, सब्जी ले रहा ठेले से। ऐसे वीडियो देखे हैं मैंने इंस्टाग्राम पे, ऐसे वीडियो देखे मैंने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं दिखता है कि पब्लिक जो रेलवेज है उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? अकाउंटेबिलिटी। और दूसरी बात यह है कि रेलवेज एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको रन करना सरकार की बस की बहुत कम बात है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। क्यों? जब सरकार इसको रन कर रही है तो यहाँ के जो प्राइसेस हैं, रेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो चीप है। और कब रख पाती है सरकार, क्योंकि सरकारों को हर लोगों का ध्यान रखना है। रेलवे प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेटली रन ट्रेन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करें, इंडिया भी प्राइवेट कर रहा है चीजों को, जैसे IRCTC जो केटरिंग करने को दे देता है ट्रेन के अंदर खाने पीने की, वो प्राइवेट होती है। जैसे इंडिया की प्राइवेटली रन ट्रेन तेजस, ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये ट्रेन लेट नहीं होती हैं, प्राइवेटली रन है। और अगर लेट होती है तो ये रिफंड भी करती हैं आपको। ट्रेन अगर 2 घंटे से ऊपर लेट हो गई तो इतना रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होता है। लेकिन इन ट्रेन की प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो प्राइसेस होते हैं, टिकट फेयर्स होते हैं, नॉट प्राइसेस, जो इनके फेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाती है। तो ये एक तरह से प्राइवेटली रन ट्रेन है तो एलीट ट्रेन हो जाएगी, और ये जो पब्लिक रन ट्रेन है तो इसके जो फेयर्स होंगे वो फेयर्स क्या होंगे, इसके चीप होंगे। ठीक है, तो भैया क्या तरीका है कि आप अपने इन ट्रेन को ऑन शेड्यूल करो। देखो, अगर आपको करना है, मेरी मानना तो यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपके फेयर्स भी चीप रहें और एट द सेम टाइम आपको अकाउंटेबिलिटी भी रहे, सो वन ऑफ द मेथड्स इज कि भाई सरकार अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करे और एफिशिएंट लोग को एम्प्लॉय करे। बट एट द सेम टाइम होता क्या है कि सरकारी में वही लूप होल्स आते हैं, वही रेड टेपिज्म हो जाता है, वही घूसखोरी, वही चापलूसी होने लगती है, एंड दैट इज वाई पीपल लैग। लेकिन यहां प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे ट्रेनों को प्राइवेटाइज कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख ही रहे हो तेजस ट्रेन प्राइवेट ट्रेन आई चुकी है। तो हो सकता है इस तरह का प्राइवेटाइजेशन देखने को आपको टाइमली मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल रखेगी ताकि फेयर्स नीचे डाउन रहे। क्लियर है? क्लियर है ना ये? ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग पाइपलाइंस की। किसकी बात करेंगे? पाइपलाइन की बात करेंगे भाई साहब। ओके, चलिए अब पाइपलाइंस को एक बार समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। पाइपलाइंस, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट अलोंग विद मी, और इसी फ्लो चार्ट में अपन पूरा ये खत्म कर देंगे पाइपलाइंस को भी। चलिए आ जाइए, पॉइंट नंबर ए लिखना शुरू कर दो बेटा।
प्लीज स्टार्ट राइटिंग। क्या हो गया, नो क्यों लिख रहे हो तुम लोग, क्या बोल दिया ऐसा मैंने? हाँ जी, चलिए। पहला पाइपलाइन चलता है असम से लेकर कानपुर तक, असम टू कानपुर। और असम टू कानपुर की बात करेंगे तो ये पाइपलाइन आपको मिलने वाला है, कहां से कहां निकलता है, कहां से कहां मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा इलाहाबाद तक, ठीक है ना। इलाहाबाद के आगे कानपुर तक जा रहा है, तो आपको प्रयागराज लिख लो, यहां पर प्रयागराज लिख लो, बरौनी लिख लो, बरौनी लिख लो, प्रयागराज, बरौनी। और गुवाहाटी से शुरू होता है, मतलब जब ये आसाम से आप कानपुर आओगे तो ये आएगी पाइपलाइन वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड प्रयागराज। एक पाइपलाइन ये है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, एक पाइपलाइन ये है इंडिया के अंदर जो आपको याद रखना है, फ्रॉम आसाम टू गुवाहाटी। ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइंस के ऊपर सवाल आ गया, 3 पाइपलाइंस के बारे में मेंशन कर देना, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। दूसरे पाइपलाइन पे आ जाओ, दूसरे पाइपलाइन पे आ जाओ, प्लीज कम। सेकंड है सलाया से गुजरात, दूसरा है सलाया से गुजरात, सलाया से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर, पंजाब से लेकर दिल्ली वाया आगरा। चलो, सराया से लेकर गुजरात आएगा तो ये बीच में पड़ेगा जलंधर, जलंधर, ठीक है, जलंधर से निकलेगी। और कहां से निकल रही है, वो निकल रही है जलंधर, विच इज इन पंजाब। सलाया इन गुजरात से लेकर जलंधर इन पंजाब। तो बेसिकली ये स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में ये लाई करती है। तो एक यहां निकलती है सलाया से, पाइपलाइन जाती है जलंधर तक, ठीक है ना, सलाया से जलंधर तक, ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड वाले पे आ जाइए। तीसरा पाइपलाइन कहां से निकल रहा है देख लेते हैं। तीसरा पाइपलाइन निकल रहा है सर हजीरा, विच इज इन गुजरात, हजीरा। सर ये कहां पर है बेटा, ये है गुजरात में, हजीरा इन गुजरात। और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा जगदीशपुर तक। ये कहां पर है सर, ये है यूपी के अंदर। देखो बेटा ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। हजीरा से जगदीशपुर, हजीरा इज इन गुजरात एंड जगदीशपुर इज इन यूपी। ये तो आपकी हो गई पाइपलाइंस जो आप नेशनल लेवल पे जानते हैं, यानी इंडिया के अंदर चल रही है। लेकिन एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं तापी प्रोजेक्ट। तापी, कोई बताएगा तापी प्रोजेक्ट में ये जो आई है दैट इज इंडिया, ठीक है। एक पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन, पी से हो गया पाकिस्तान, तापी पाकिस्तान। ए से हो गया अफगानिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। और टी से हो गया, क्या है, टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या है, हाँ जी, टी से क्या है, वो कह रहा है टी से टी, कोई नहीं, हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी। टी फॉर तालिबान नहीं यार, वो भाई तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन है। तो इस पाइपलाइन के थ्रू या तो आप ऑयल ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इन पाइपलाइन के थ्रू आप गैस ट्रांसफर कर सकते हो। और गैस, और इसका फायदा क्या होता है कि भैया कहीं बीच में ट्रैफिक जाम नहीं लगता, पाइपलाइन में है तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, बढ़िया निकल जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना, कोई रुकावट नहीं है, कोई डिले नहीं होगा। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये होता है कि पाइपलाइन है बस्ट हो गई तो भैया काम तमाम हो गया, फिर उसको खोदो, ठीक करो, ये सब चीजें हो जाती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, ये है आपका पाइपलाइंस के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटरवेज से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटरवेज से, ठीक है। यानी अपना एक पोर्शन हो चुका है, हमारा एक पोर्शन हो चुका है इसका, ये वाला लैंडवेज पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आ गए वाटरवेज पे। वाटरवेज में 5 आपको मात्र नेशनल वाटरवेज याद रखने हैं, मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूं, ठीक है ना, सीधे सीधे आपको इमेजेस में दिखा देता हूं, यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। चलो देखो, ये है आपका नेशनल वाटरवे 1, लिख लीजिए चलिए। ये है आपका नेशनल वाटरवे, NW लिखते हैं, जैसे आपका हाईवेज होता है NH1 नेशनल हाईवेज,
वैसे ही आपका ये हो गया नेशनल वाटरवेज। क्या हो गया? नेशनल वाटरवेज। ठीक है, अब नेशनल वाटरवे में कहां से कहां तक मिलेगा? ये बेटा जाता है इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद प्रयागराज के पास से निकल शुरू होता है एंड इट गोज टू हल्दिया। कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है इलाहाबाद, यानी अब उसका नाम जो है प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज, और ये जाता है टिल हल्दिया। कहां जाता है? हल्दिया। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पिक्चर दिख रही है, पूरी पिक्चर क्लियर है। इलाहाबाद से चीजें शुरू होती हैं और जा रही है ये आपकी टिल हल्दिया। ठीक है, ऐसे निकलती है इलाहाबाद, पटना, भागलपुर एंड देन हल्दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, ऑल राइट। आगे बात करेंगे अगर हम लोग, ऑल राइट। चलिए, ये हो गया नेशनल वाटरवे 1। अब आते हैं नेशनल वाटरवे 2 पे। देखो जरा NH2 बेटा। अच्छा, एक चीज और लिख लो, ये किस नदी पे है आपका? दिस इज ऑन द रिवर, ऑन द रिवर गंगा। ठीक है, लोकेशन कहां से कहां तक है और किस रिवर पे है? चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग, ये आपका नेशनल वाटरवे 2, ये कहां से कहां मिलेगा बेटा? ये शुरू होता है एक जगह आपको यहां मिल रही है सादिया। ठीक है, ये मिल रही है जगह सादिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है सादिया, और सादिया से जाएगा टिल, यहां तक जगह दिख रही है आपको डुबरी, तो सादिया से डुबरी आपका नेशनल वाटरवे 2 हो जाएगा। प्लीज मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को। तो NW लिख रहा हूं मैं, नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 कहां से कहां तक है? ये होता है सादिया से लेकर डुबरी तक, सादिया से लेकर डुबरी तक। ठीक है, ये आपका नेशनल वाटरवे 2 है। किस नदी पे है? ये आपको मिलेगा ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये आपका हो गया NW2। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब आ जाओ नेशनल वाटरवे 3, NH3 की बात, NW3 की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे 3 कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा बेटा आपको कोट्टम से कोल्लम तक। ठीक है ना, ये मिलेगा आपको कोट्टम से कोल्लम तक। हाँ बेटा, चलो अब ये है बेटा कोट्टम से कोल्लम तक, कोट्टम से कोल्लम तक। ठीक है ना, कहां पर है ये? किस नदी पे मिलेगा? कोई नदी नहीं है सर, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल कही जाती है, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल कही जाती है। ठीक है जी, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल कही जाती है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल, प्लीज डोंट स्पैम इन माय क्लास, डोंट स्पैम प्लीज। यू वांट टू लर्न, यू लर्न। बेफालतू में स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है। डोंट डू चीप थिंग्स हियर, डोंट डू चीप थिंग्स हियर। इफ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम डैड। समझ रहे हो ना? डोंट डू चीप थिंग्स हियर, डोंट डिस्टर्ब माई फोकस। आई डोंट वॉन्ट एनी क्राउड। पढ़ना है पढ़ो, वरना निकलो। डोंट डिस्टर्ब पीपल हियर सिटिंग हु वांट टू स्टडी। Wherever you want to study, you study, don't spam. चलो, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम। तो ये है आपका नेशनल वाटरवे 3,
नेशनल वाटरवे 3 आपको देखने को मिल रहा है, ये शुरू हो रहा है इस जगह से, एंड दिस प्लेस एज यू कैन सी इज कोट्टापुरम यहां पर, और ये जगह है आपकी कोल्लम। तो कोल्लम से कोट्टापुरम आपको ये मिल रहा है नेशनल वाटरवे 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज त्रिपाठी, यू वांट टू स्टडी और यू गो आउट, मत पर यार पर रहो, डोंट डिस्टर्ब मी। इफ यू थिंक यू आर मैड देन आई एम डैड। ठीक है ना, चलो आगे देखो, नेशनल वाटरवे 3 कोट्टम से कोल्लापुरम, एंड देन ये जा रहा है वेस्ट कोस्ट कैनाल के थ्रू। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेशनल वाटरवे 4 की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 4 की बात करते हैं, NW4। अब ये नेशनल वाटरवे 4 कहां से मिलेगा आपको? काकीनाडा से पुडुचेरी तक। कहां से मिलेगा, कहां से कहां तक? काकीनाडा, काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक, काकीनाडा टू पुडुचेरी, काकीनाडा टू पुडुचेरी। क्लियर, क्लियर है? गलत है? ठीक है, कोई नहीं, ठीक कर लो। कोट्टापुरम टू कोल्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुरम से क्या ही जा रहा है यार, प्यार से लिख लो, कोल्लम से कोट्टम, पुरम तुम लगा लेना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेशनल वाटरवे 4 की बात कर रहे थे, तो बेटा ये आपको मिलेगा अलग अलग रिवर्स पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो काकीनाडा से शुरू होता है, तो काकीनाडा से जाएगा टिल पुडुचेरी, पौंडीचेरी यहां तक, और ये कई फेजेस में है। काकीनाडा से पहला पुडुचेरी मिल रहा है, उसके बाद आपको ये गोदावरी के रिवर के साथ इंटीग्रेटेड है कई जगह। ठीक है, देन आपको ये मिलेगा कृष्णा रिवर पे, तो अलग अलग रिवर्स पे मिल रहा है। यहां पर आपको कोई रिवर का नाम नहीं लिखना है, जस्ट यू शुड नो कि नेशनल वाटरवे 4 कहां पर है, काकीनाडा से पुडुचेरी है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो देखो इसके बाद नेशनल वाटरवे 5 की बात करेंगे। देखो ये ध्यान रखना कि आपके एनसीईआरटी में या अभी इसका अपडेट ये है कि ये पूरी तरह बना नहीं है। ठीक है ना, पूरी तरह बना नहीं है। ये आपका नॉर्थ नेशनल वाटरवे 5 है, जो मिलेगा आप जिसको कहा जाता है ईस्ट कोस्ट कैनाल। क्या कहा जाता है? ईस्ट कोस्ट कैनाल। और ये ब्राह्मणी रिवर और महानदी डेल्टा रिवर्स पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये पहले शुरू होता है जियोनखली से, और फिर ये आ जाएगा आपका ईस्ट कोस्ट कैनाल, और ये पहुंचता है कहां पर? ये पहुंचता है चरबतिया। चरबतिया में मतई रिवर होती है, मतई रिवर से आगे जाता है ये, और यहां पहुंचता है सीधे पारादीप। क्लियर है? यहां से तलचेर से यहां तक पहुंचती है। तो बेसिकली क्या है, कई फेजेस में है। ईस्ट कोस्ट कैनाल है जो जियोनखली से चरबतिया जाती है, फिर मतई रिवर पे बनाया गया है, चरबतिया से धमरा तक, फिर ब्राह्मणी रिवर पे है। आपको इतना डिटेल याद नहीं करना है, आपको बस याद रखना है जो नेशनल वाटरवे 5 है वो बेसिकली ईस्ट कोस्ट कैनाल पे है। कहां से कहा था कि आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। नेशनल वाटरवे 5 इस जगह भी मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए जीवनखली से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है ईस्ट कोस्ट कैनाल के रूप में चरबतिया, चरबतिया से पहुंच रहा है धामरा, धामरा से पहुंच रहा है ये मंगलगढ़ी, फिर पहुंच रहा है पारदीप। ठीक है, तो आपको फिर भी इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये तो एक बहुत ही मैं कहूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस थिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो आपको पता है एयरपोर्ट जो है हमारे जो हमारा जो एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ओवर दी इंडिया आपको मिलेगा। लेकिन ये एयरपोर्ट्स को बेटा मैं आपको मार्क कराऊंगा इन दी मैप्स। ठीक है ना, ध्यान रखना मैप्स में आपको उसको पूरा मार्क कराऊंगा। ठीक है, मैप्स में तो एयरपोर्ट्स को हम लोग मैप से मार्क कर लेंगे और जो जो आने हैं आपको पता ही है। बाकी तो एयरपोर्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। पहले हम मेजर पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, मेजर पोर्ट्स कहां कहां मिलता है और ये क्या क्या इंपॉर्टेंस यहां पर रख रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए इसको जल्दी से यहां पर नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। कांडला पोर्ट की बात करते हैं। ये कांडला पोर्ट आप दिख रहा है, ये बेटा टाइडल पोर्ट है। ये क्या है? ये एक टाइडल पोर्ट है, लिख लीजिए।
पहला पॉइंट कांडला पोर्ट पे मैप निकाल लीजिए और लिख लीजिए ये एक टाइडल पोर्ट है। इसके बाद देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसको हम लोग दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। ये टाइडल पोर्ट है, ये टाइडल पोर्ट है, इसको हम लोग दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए इसको लिखिए कि ये पहला पोर्ट है जिसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था। फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड, फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड, फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए नीचे आइए, कांडला पोर्ट के बाद आइए मुंबई पोर्ट पे। मुंबई पोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। मुंबई पोर्ट हमें क्या करता है, मुंबई पोर्ट बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टिंग पोर्ट है इंडिया का, और ये आप देखोगे एक नेचुरल पोर्ट है। प्लीज लिख लीजिए, ये एक आपका नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा कंजेशन होने लगा था, मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लगा था। मुंबई पोर्ट के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इसके नीचे एक और पोर्ट बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं JNPT पोर्ट, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं JNPT, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद आप नीचे आइए, हम आते हैं मारमागांव पोर्ट पे। मारमागांव पोर्ट जो है ये काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो एक प्रीमियर पोर्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए आयरन ओर। प्रीमियर पोर्ट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर। आयरन ओर यहां से बहुत गजब का एक्सपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे मैंगलोर पोर्ट की, तो मैंगलोर इज बेसिकली लाइंग इन, आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, और इस जगह पे ये मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, आपको पता है मिनरल्स बहुत ही तगड़े क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, तगड़े क्वांटिटी में मिलता है, और मैंगलोर पोर्टली इसलिए बहुत बड़ा एक आयरन पोर्ट हो जाता है, यहां से कुद्रेमुख से निकलता है। तो ये भी एक तरह का आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। यहां पर साइट कौन सी है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये साइट है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका एक बात। अब आइए आप नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोचीन पोर्ट, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये हमारा जो पोर्ट है, कांडला, मुंबई, JNPT, मारमागांव, बैंगलोर, कोचीन, ये आपके सारे वेस्ट वाले कोस्ट हैं। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगा टूटीकोरिन, फिर आपको मिलेगा चेन्नई। अब चेन्नई और टूटीकोरिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो टूटीकोरिन पोर्ट है वो हमारा नेचुरल हार्बर है, नेचुरल हार्बर है, और श्रीलंका से कनेक्ट करता है, श्रीलंका से कनेक्ट करता है ये। चेन्नई पोर्ट की बात करेंगे बेटा, तो चेन्नई पोर्ट हमको ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाता है। चेन्नई पोर्ट को ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाता है। चेन्नई पोर्ट को ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिखते जाइए अपने साथ साथ। टूटीकोरिन इज इन तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। वॉल्यूम के मामले में सेकंड नंबर पे रहता है। कितना ट्रेड होता है वॉल्यूम के मामले पे, हमेशा, मतलब आपने देखा है कि सेकंड हाईएस्ट ट्रेड जो है वो आपको चेन्नई पोर्ट से देखने को मिलने वाला है। अगर आप जाएंगे विशाखापट्टनम के पोर्ट पे, तो विशाखापट्टनम का पोर्ट बेटा ये हमारा एक डीपेस्ट पोर्ट है, और इसे हम लैंडलॉक्ड पोर्ट कहते हैं। ये हमारा डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो आपका पूछ लिया गया डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम, वाइजैग, और ये एक लैंडलॉक्ड पोर्ट है। ठीक है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड पोर्ट हो गया। क्लियर है। पारादीप पोर्ट पे आइए, तो पारादीप पोर्ट जो है हमारा अगेन एक आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। आयरन ओर बहुत एक्सपोर्ट होता है और काफी प्रो है ये पारादीप पोर्ट इस आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग में। कैलकाटा पोर्ट की बात करेंगे तो ये एक रिवराइन पोर्ट है। क्या बोलते हैं इसको, ये एक रिवराइन पोर्ट है, यानी रिवर पे बसा ये एक पोर्ट है, इसलिए इसको रिवराइन पोर्ट कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। और हल्दिया पोर्ट जो इसका पोर्ट यहां पास में बना हुआ है, वो इसका एक सब्सिडरी पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट क्या है बेटा, एक इसका सब्सिडरी पोर्ट है, सब्सिडियरी पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जो आपको पूरे तरह से याद करने हैं। ये मैंने आपको यहां पर एक विकिपीडिया से इसकी निकाल के लिस्ट भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट कांडला पोर्ट को बोलते हैं। पारादीप पोर्ट, पारादीप उड़ीसा में है। JNPT महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तो छोड़ ही दीजिए, मुंबई पोर्ट हो गया, इसका मतलब महाराष्ट्र में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये एक नया पोर्ट बना है वेस्ट बंगाल में, आपकी NCERT में अभी अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है,
फिर उसका चेन्नई पोर्ट आप देख लीजिए तमिलनाडु, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, अभी ये भी पोर्ट पे काम चल रहा है इसलिए मैंने आपको इन दोनों पोर्ट्स को अपडेट नहीं किया। कोचीन पोर्ट छोड़ दीजिए, ये कामराजर पोर्ट लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, अभी यहां पर एक शिप भी टकरा के यहां पर ऑयल बहुत ज्यादा गिर गया था। और मार्मागांव पोर्ट आपको पता है गोवा के अंदर ये पोर्ट है। तो ये एक लिस्ट ऑफ पोर्ट्स मैंने आपको यहां दी है जो आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। चलिए देखिए, कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जब से हम लोग अर्थ पे आए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब से आपको पता है कि कितना ज्यादा जो ह्यूमंस हैं वो कम्युनिकेशन करने लगे हैं और लोगों से जो बात है वो बहुत फास्टर मीन से हो जाती है। कितना ज्यादा बात करने से मतलब मेरा ये है कि फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो चुका है, राइट। और अब जो पेस है, जो पेस ऑफ चेंज है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो चुका है, बहुत ज्यादा तेज हो चुका है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना अब बहुत ज्यादा इजियर भी हो चुका है, राइट। जिन पॉइंट्स को मैं यहां पर इस ऐसे कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, अपने पॉइंट्स अपने नोट्स में उन चीजों को बुलेट पॉइंट्स पे लिख लो, बुलेट पॉइंट में लिख लो क्या कि पेस ऑफ चेंज कम्युनिकेशन का बहुत तेज हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो चुके हैं, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो चुके हैं। अब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, आपने किसी कान में ऐसे कर दिया। एक होता है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, आपने अगर कोई बात बोली और वो दूसरे तक एक बार में सर्कुलेट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन न्यूज चैनल्स, दैट इज द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर्स, दैट इज द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। बट पर्सनल कम्युनिकेशन, आपने किसी को डायरेक्ट मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे, आपने मुझे भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जैसे कि टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। लेकिन इंडियन पोस्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंडियन पोस्टल जो नेटवर्क है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है, राइट। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, राइट। अब यहां पर जो हमारा ये पोस्टल नेटवर्क है करता क्या है, ये पोस्टल नेटवर्क बेसिकली हैंडल करता है पार्सल्स को, हैंडल दी पार्सल्स। तो पार्सल्स हैं, है ना, आपने अपनी मैडम को पर्सनल चिट्ठी लिख दी है तो पर्सनल रिटन जो लेटर्स हैं वो भी आप यहां से भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन भेजना है ना। आपके पास नहीं है मोबाइल में रिचार्ज, पापा पैसे नहीं दे रहे, क्या करें, अब चिट्ठी लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना, चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इन हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज दी पर्सनल एंड रिटन कम्युनिकेशंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ। लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो मास कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या हुआ कि आपके पास एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं कार्ड्स और एनवेलप्स। कार्ड्स और एनवेलप्स आप किसको भेजते हो, क्या कैसे होगा, ये होते हैं फर्स्ट क्लास मेल्स कहे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल कहे जाते हैं। और ये कार्ड्स एंड एनवेलप्स को हम लोग जब भेजते हैं तो बेसिकली इनको एयरलिफ्ट करा जाता है। एयरलिफ्ट कहां होगा, जहां पर रेलवेज और एयरलिफ्ट एयरपोर्ट फैसिलिटी होगी बिटवीन स्टेशंस, कौन से, कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, जहां पर लैंड कनेक्टिविटी हो यानी रोड्स और रेलवेज हो, और जहां पर क्या हो, जहां पर एयर हो। सेकंड क्लास मेल्स क्या होते हैं भाई, फर्स्ट क्लास मेल्स हो गए आपकी चिट्ठियां प्यारी प्यारी जो आप लिख रहे हो, फर्स्ट क्लास मेल्स। सेकंड क्लास मेल्स क्या होंगे, सेकंड क्लास मेल्स जैसे बुक्स पैकेट हो गए, है ना, आपको जैसे पीडब्ल्यू यहां बुक्स पहुंचा रहा है घूम आपके, तो वो क्या हो गया, दे आर सेकंड क्लास मेल्स, दे आर सेकंड क्लास मेल्स, ठीक है। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है यहां सरफेस मेल्स भी होते हैं जो लैंड के थ्रू और वाटर के थ्रू जाते हैं, लैंड और वाटर के थ्रू जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर आगे बात करें, अगर हमें बहुत जल्दी क्विक डिलीवरी करनी है किसी चीज की तो हमारे पास अब 6 मेल चैनल्स हैं, ठीक है, वी हैव 6 मेल चैनल्स। इनको हमने यहां क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली। कौन कौन से 6 मेल चैनल्स हैं वो यहां पर लिखा है, दे आर कॉल्ड एज राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, पीरियोडिकल चैनल, बल्क मेल चैनल। ये चैनल्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्विक डिलीवरी कर सकें, हम लोग जल्दी जल्दी क्विक डिलीवरी कर सकें। इसके बाद अब आपको पता है यहां पर डिजिटल, ये आपके एनसीईआरटी में है अबाउट द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आपको पता होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, डिजिटल इंडिया इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसके तहत गवर्नमेंट चाह रही है कि हर चीज हम लोग डिजिटली करें,
पढ़ाई हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, कोई भी चीज का पेमेंट करना है, बैंक्स एकदम डिजिटल हो जाएं, लोग अकाउंट्स ऑनलाइन खोल सकें, लोग पैसे ऑनलाइन विड्रॉ कर सकें, लोग शॉपिंग ऑनलाइन करें, लोग पढ़ाई ऑनलाइन करें, हर चीज ऑनलाइन फॉर्मेट में हो सके, कोई भी डेटा है गवर्नमेंट का वो ऑनलाइन फीड हो जाए। इससे फर्क होता है, इससे फायदा ये होता है बेटा कि हमेशा आप अगर देखोगे कोई चीज ऑनलाइन चली गई तो वो डेटा कभी आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, है ना, वरना कभी कोई चीज हैंड रिटन रहती है, अगर कोई चीज अगर खाली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हैंड रिटन में है तो आप कभी भी दूसरा पन्ना लगा दोगे वहां पर, है ना, दूसरा पेज लगा दोगे, उसको चेंज कर दोगे, अमेंड कर दोगे, बट वंस इट इज फीडेड इन द इंटरनेट देन उसको वहां से चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ये है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम, राइट। तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपलिस्टिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये कोई चीज नहीं है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स है टेलीकॉम का इन दी एशिया। एशिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, किसका, एशिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है टेलीकॉम नेटवर्क्स, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि हम अगर अर्बन प्लेसेस को छोड़ दें तो मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद दी STD, दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फोन टेलीफोन फैसिलिटीज। तो कुछ अर्बन प्लेसेस को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी सारी जगह हमने STD टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से कवर कर दी है, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। बट ऑब्वियसली थोड़ा अचीवमेंट स्लो हुआ है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट दैट्स द रियल पिक्चर अनफॉर्चुनेटली, कि हम लोग इतनी ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आपको STD कॉलिंग करनी है तो आपको कहीं और जाके वो कॉलिंग करनी पड़ेगी। स्टिल देयर आर मेनी विलेजेस जहां पर नेटवर्क्स नहीं आते हैं। मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया कि इतने साल की आजादी के बाद भी हम जब डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशान करती है। हमेशा डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देश के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मास कम्युनिकेशन क्या करता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा। अब देखो मैं यहां खड़े होकर अगर तुम लोगों से क्या कर रहा हूं, एक तरह से मास कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मेरी बातें तुम सब लोगों तक पहुंच रही है। अब यहां जितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं दैट इज अ मास कम्युनिकेशन मेथड, है ना। मैं अगर मान लो कोई ऑनलाइन चीजें चला रहा हूं, यही तो हो गया ना, फायदा हो गया डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का फायदा ये हुआ कि आप एक जगह से टीचर कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या अगर मैं अभी ऑफलाइन सेंटर में बैठा होता तो क्या इतने सारे बच्चे एक टाइम पे पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते, है ना। ये फायदा है। तो आप देखिए मास कम्युनिकेशन से क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस ही फैलती है। अभी आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर आपको इंफॉर्मेशन फ्लोट होती मिलेगी। जैसे आप देखेंगे तो कोई अखबार है द हिंदू, उसका पेज है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स के पेज हैं, तो वहां के थ्रू आपको अवेयरनेस मिलती है, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, इन सब चीजों के बारे में आपको भी इंस्टा से पता चल जाता है ना। बहुत सारी और भी चीजें हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, इनसे भी हम लोग मास कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट AIR, दैट इज आकाशवाणी, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो की बात करेंगे तो ये भी ब्रॉडकास्ट करता है, बहुत सारी चीजों को ब्रॉडकास्टिंग होती है ना। जैसे कि रेडियो पे आपको, आकाशवाणी पे आपको गाने आ रहे होते हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, वहां न्यूज भी आती है, क्रिकेट मैच की कमेंट्री भी हो रही होती है। तो इस तरह से AIR, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके थ्रू रूरल एरियाज के लोग जो है उन तक अवेयरनेस और इन तक चीजें कम्युनिकेट हो पाती हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां पर दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन भी सेम है, जहां पर दूरदर्शन हमको न्यूज चैनल्स, जहां हमको बहुत सारे क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट, मूवीज, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन बेस्ड जो बच्चों के हिसाब से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप लोग भी देखा करते होंगे, शक्तिमान आता था, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, क्या क्या आता था, फला फला। तो इस तरह की दूरदर्शन भी जो है ये सारी बहुत सारी चीजों को टेलीकास्ट करता है और एक तरह से ये नेशनल टेलीविजन है। दिस इज द नेशनल टेलीविजन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन। जहां पर अगर पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, मुझे याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे दूरदर्शन बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था, राइट। कोई भी अगर सरकारी कामकाज होता था तो दूरदर्शन पर डेफिनेटली टेलीकास्ट होता था, है ना। जब आप रिपब्लिक डे की परेड देखना चाह रहे हैं तो रिपब्लिक डे की परेड एक्सेट्रा दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करी जाती थी, ठीक है। अभी तो आप न्यूज चैनल्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन एक्सेट्रा पे टेलीकास्टिंग इन रिपब्लिक डे परेड एक्सेट्रा करी जाती है, ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा दूरदर्शन पे क्या क्या होता है, दूरदर्शन पे आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मिल जाएगा एंड एटसेट्रा। हर एज ग्रुप के हिसाब से आपको लोगों को प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जब ये आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे कंट्री में बाउंड नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं रिसोर्सेज अनबाउंड हो, रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। ऑब्वियसली
ऐसा नहीं है हर जगह आपको हर रिसोर्स मिल जाएगा, दे आर स्पेस बाउंड। इसलिए कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता बिना इंटरनेशनल ट्रेड के। ट्रेड तो होना बहुत ही लाजमी है ना। कैसे सर्वाइव करोगे बिना इंटरनेशनल ट्रेड के? बिना, क्योंकि ट्रेड नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ट्रेड करना ही है, क्योंकि कोई चीज अगर पर्टिकुलर चीज इंडिया में मिल रही है, हो सकता हो किसी और देश में ना मिल रही हो, लेकिन कोई अगर चीज हो सकता है किसी और पर्टिकुलर देश में मिले, हो सकता है वो इंडिया में ना मिले। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर ट्रेडिंग के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा कंपोनेंट होता है ट्रेड का, दैट इज इंपोर्ट। जब हम बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस ऑफ अ ट्रेड, वो क्या होता है? बैलेंस ट्रेड ऑफ अ कंट्री क्या होता है? मतलब अगर आप माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है वो पता चलता है। देखो यहां पर क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब आप ट्रेड कैसा कर रहे हो पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब अगर आप देश से ज्यादा सामान को भेज रहे हो बाहर देशों में, और अगर आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी बाहर के देशों में बेच रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आप खरीद रहे हो, तो आपका अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 200 यूनिट्स और आप इंपोर्ट कर रहे हो 50 यूनिट्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आया? 150 यूनिट्स। तो ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब अगर प्लस में आया, इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि आपके यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपोर्ट किया और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मात्र 100 यूनिट्स कुछ चीज पर्टिकुलर चीजों को, और आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई और चीज को, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स, ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना बना? 100 माइनस 500, दैट विल कम टू माइनस 400 यूनिट्स। जब कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप ये 4 पॉइंट्स इजीली यहां मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कमोडिटीज हैं जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं टू इंडिया, इंक्लूड क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जेम्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, इन सब चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। केमिकल्स, ये सब चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इंडिया इंपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इंडिया एक बहुत ही बड़ा जाइंट प्लेयर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। आपको पता है इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका जैसे देश में जाकर वहां पर नौकरी कर रहे हैं, बिकॉज इंडियंस हैव द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। और अमेरिकन भी हैं, वो इंडियंस को ही हायर करते हैं और उनको अच्छी नौकरी देते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चूंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही होती है लोगों को, दैट इज वाई वो तो अमेरिका गए ना। अगर आप अमेरिका के बराबर लोगों को सैलरी इंडिया में दे दोगे तो क्या ही दिक्कत है, फिर लोग क्यों बाहर जाएंगे काम करने के लिए? सोचने वाली बात है ना। वो कहेगा सर भाई साहब इंडिया में नौकरी तो मिल नहीं रही है, आप सैलरी की बात कर रहे हो भाई। तो यही दिक्कत है यहां पर कि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर जाइंट है एट द इंटरनेशनल लेवल। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, यूएस जैसे कंट्री में भी इंडियंस ही जाके वहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टूरिज्म की। टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो बेटा टूरिज्म आपको पता है कि 15 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया में आते हैं, और वो इंडिया में आके डायरेक्टली टूरिज्म के साथ इंगेज रहते हैं। मतलब मोर देन नॉट आते हैं, बट मोर देन 15 मिलियन पीपल एक्चुअली दे आर एंगेज्ड इन दी टूरिज्म सेक्टर। अब खाली टूरिज्म ऐसा नहीं है खाली घूमने के लिए आ जाए, टूरिज्म करना बहुत तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग टूरिज्म के लिए आते हैं हेरिटेज टूरिज्म, है ना, बहुत सारे देखो दूसरे देश से लोग आते हैं, बुद्धिज्म, बुद्धा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है ना। उसके अलावा देखो इको टूरिज्म होता है, राइट। उसके अलावा लोग मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो आपको पता होगा मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर का इंस्टीट्यूट है, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट। वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि वर्ल्ड वाइड वहां लोग जो है इस इंस्टीट्यूट में आके अपना कैंसर का इलाज करवाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल टूरिज्म। ये मत कहना सर मेडिकल घूमने आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग कल्चरल टूरिज्म करने आते हैं, कल्चर से रिलेटेड। इसके अलावा लोग बिजनेस करने आते हैं, तो इन सबको हम लोग इस तरह के टूरिज्म के नाम में बोलते हैं। और ये जो टूरिज्म होता है तो टूरिज्म डेफिनेटली क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है। टूरिज्म क्या करता है? इंटीग्रेशन। मतलब सोचो अगर मैं कहीं जा रहा हूं बाहर, भूटान घूमने गया, ठीक है, तो मैं जब भूटान जाऊंगा तो भूटान जाने पर मुझे वहां के कल्चर के बारे में पता चलेगा। भूटान के लोग जब यहां आएंगे तो उनको इंडिया कल्चर के बारे में पता चलेगा। जब दोनों के लोग कल्चर इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा? तो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। दो देशों में दोस्ती बढ़ जाती है। अब आप समझ सकते हो वाई इंडिया एंड पाकिस्तान आर डिफरेंट, क्योंकि कल्चर ही एकदम अपोजिट हो जाता है और बाकी तो पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
हमेशा कल्चर नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है। कैसे कि भाई साहब आप अगर मान लो यूपी बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, आप गए केरला घूमने, अब वहां तो सब केरला भाषा में बात कर रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं, कोई कोई केरला कोई हिंदी में बोल ही नहीं रहा है, लेकिन धोखे से भी आपको एक आदमी अगर हिंदी बोलते मिल गया, आप एकदम अरे गले लगा लोगे, भाई तुम ही हो मेरे सारे, क्योंकि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो आप गए वहां पर, बट कल्चर ने क्या किया, कल्चर यहां क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ कल्चर। तो अगर लैंग्वेज की बात करो तो लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बार बार मैं आपको पूरी ज्योग्राफी में यही समझाता चला जा रहा हूं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। जब आप एक जगह दूसरी जगह जाओगे तो आपको नेशनली इंटीग्रेट फील होगा। इसीलिए आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का हटाया गया, क्योंकि जब लोग यहां नॉर्मल सिटीज से, नॉर्मल यानी इंडिया के बाकी एरिया से जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो अब इजीली मूव कर सकते हैं, तो वहां का कल्चर, वहां की हर चीज से इंटीग्रेट करेंगे, वहां के लोग यहां इजीली आ पाएंगे। अभी तक वहां पर जो बाकी इंडिया के लोग थे वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो आर्टिकल 370 हट गया है तो वहां के लोग प्रॉपर्टी इन रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है लोग वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस तरह से लोगों का इंटीग्रेशन यहां पर हो पाएगा, ठीक है। तो ये है आपका यहां पर ये पूरा टूरिज्म के ऊपर। अब एक चीज यहां जो बचती है वो बचता है आपका आपका एक चीज दैट इज एयरवेज। अच्छा, एयरवेज में ज्यादा ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूं, लास्ट पॉइंट बना के बता देते हैं। चलिए देखिए एयरवेज की बात करेंगे बेटा, तो देखो सिंपल सी चीज है कि अब एयरवेज में सरकारी तो रह नहीं गया है, लेकिन एक ऐसी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद कब लोग इसको जानते हो। देखो एयरवेज क्या होता है, मैंने बताया था डोमेस्टिक होता है और क्या होता है, इंटरनेशनल होता है ना। मैं आपको डोमेस्टिक में डील कर देता हूं, डोमेस्टिक होता है और इंटरनेशनल होता है। अब हम बात करेंगे अगर डोमेस्टिक की या डोमेस्टिक की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर इसको कौन देख रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स की बात करें तो या तो ये पब्लिक होती है, आप कहोगे सर पब्लिक कैसे, एयर इंडिया तो बिक गई, हाँ पहले एयर इंडिया थी, लेकिन एयर इंडिया अब सोल्ड हो गई है किसको, इट इज सोल्ड टू टाटा, यानी अब ये टाटा की प्रोडक्ट हो चुका है, ठीक है ना, टाटा को भेज दिया गया है एयर इंडिया। लेकिन एयर इंडिया का एक यहां सेगमेंट था जिसको बोलते हैं अलायंस एयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अलायंस एयर, ये अभी भी सरकारी वाला विंग है जो चल रहा है। दिस इज वेरी ऐसी चीज है जो शायद कम लोग जान रहे हैं, लोग सोचते हैं कि एयर इंडिया बिक गया, बट एयर इंडिया वाज आल्सो अ कोलैबोरेशन ऑफ फ्यू कंपनीज, ठीक है। एयर इंडिया तो ऑलरेडी बेच दिया गया है टाटा को, लेकिन अलायंस एयर जो अभी भी पब्लिक सेगमेंट है वो अभी भी सरकारी सेगमेंट चल रहा है। उसके अलावा आपको पता है प्राइवेट फ्लाइट्स होती है, और प्राइवेट में आपको पता ही है विस्तारा, इंडिगो एंड सो कितनी सारी फ्लाइट्स हैं। तो दिस इज विट विद द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।